हाय वीवर्स। आज एफएससी सेकंड ईयर बायोलॉजी को शुरू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेस्पिरेटरी सरफेस। कि एक रेस्पिरेटरी सरफेस की कौन सी खसूसियात होगी, इसकी कौन सी क्वालिटीज होगी और इसमें क्या होना चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग इज परमिएबिलिटी। एक रेस्पिरेटरी सरफेस परमिएबल होना चाहिए। परमिएबल इसलिए है ताकि गैसेस आसानी के साथ इससे पास हो सके। तो परमिएबिलिटी की जहां तक बात आती है तो एक मेम्ब्रेन की जब परमिएबिलिटी हम डिस्कस करते हैं तो हम तीन चीजों को डिस्कस करते हैं कि या तो ये एम परमिएबल होगा या सेमी परमिएबल होगा या परमिएबल होगा। तो एम परमिएबल वो होता है जिससे कुछ भी पास नहीं हो सकता। सेमी परमिएबल वो होता है जिससे कुछ चीजें पास हो सकती है, कुछ नहीं होती। और थर्ड जो है दैट इज परमिएबल, वो होता है जिससे सब कुछ पास हो सकता है। तो यहाँ पे परमिएबल का मतलब ये नहीं है कि इससे सब कुछ पास हो सकता है, बट दिस मेम्ब्रेन इज परमिएबल फॉर रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस इससे डिफ्यूज हो सकती है, इससे पास हो सकती है। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है अल्वियोलाई। तो ये अल्वियोलर सरफेस है, ये अल्वियोलाई है, इसके ऊपर एक लेयर है और इस तरह ये जो नीचे है दिस इज कैपिलरी। अब कैपिलरी और अल्वियोलाई के बीच यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, एक बैरियर है। तो ये इससे गैसेस आसानी के साथ पास हो सकती है। क्यों होती है ये आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन यू कैन सी ये जो ब्लू लाइन है ये आपको शो कर रहा है कि किस तरह कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड अल्व्यूलर लाइनिंग के अंदर जा रही है, और इस तरह जो ऑरेंज लाइन है ये आपको दिखा रहा है कि किस तरह ऑक्सीजन अल्व्यूलाई से फिर कैपिलरीज के अंदर जा रहा है। सो परमिएबिलिटी इसके लिए मस्ट है ताकि गैसेस आसानी के साथ डिफ्यूज हो सके। The second thing is that it should be thin. एक रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए ये जरूरी है कि ये थिन हो, थिक ना हो, पतला हो। जितना रेस्पिरेटरी सरफेस थिन होगा उतनी आसानी से गैसेस इससे पास हो सकेगी। अब ये अंडरस्टूड बात है, क्लियर बात है कि एक सरफेस जितना थिक होगा तो मुश्किल से गैसेस डिफ्यूज होगी, और जितना सरफेस थिन होता है तो गैसेस आसानी के साथ डिफ्यूज होती है। तो अगेन मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह ये जो सरफेस है ये अल्वियोलाई है और ये कैपिलरीज है। तो इनके बीच जो यहाँ पे मेम्ब्रेन है ये बिल्कुल थिन है, और इस थिन मेम्ब्रेन से गैसेस आसानी के साथ डिफ्यूज होती है। तो ये कितना थिन है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि दिस इज 0.2 माइक्रोन मीटर। ये इतना थिन होता है कि 0.2 माइक्रोन मीटर है, और ये आपकी बुक में जो लिखा गया है दैट इज 1 मिलीमीटर। तो ये 1 मिलीमीटर नहीं है, उससे भी कम है, दैट इज 0.2 माइक्रोन मीटर, एंड दिस इज लेस देन 7 माइक्रोन मीटर ऑफ ए आरबीसी। ये आरबीसी का जो साइज होता है दैट इज 7 to 8 माइक्रोन मीटर। तो आरबीसी से भी इसकी जो थिकनेस है वो कम है, दैट इज 0.2 माइक्रोन मीटर, और आरबीसी का जो डाया है, डायमीटर है, दैट इज 7 to 8 माइक्रोन मीटर। अब इतना अगर एक सरफेस थिन है तो आसानी के साथ इससे डिफ्यूजन हो सकेगी। सो तो यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है दिस इज वेरी थिन, दिस इज 0.2 माइक्रोन मीटर, तो आसानी के साथ इससे गैसेस जो है वो डिफ्यूज हो सकती है। देन हम कहते हैं कि इट शुड हैव अ लार्ज सरफेस एरिया। एक रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए ये जरूरी है कि सरफेस एरिया लार्ज हो। अब हम अगर देख लें तो लंग्स में इस तरह कोई लार्ज सरफेस एरिया हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन असल में इसके अंदर क्लस्टर्स होती है, और उस क्लस्टर्स को, उन चीज़ों को अल्वियोलाई कहते हैं। तो ये लंग्स के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं कि दीज क्लस्टर्स, दीज आर कॉल्ड अल्वियोलाई। ये अंगूर के जो गुच्छे होते हैं, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स की तरह ये गुच्छे जो होते हैं, देयर आर 300 मिलियन अल्वियोलाई इन आवर लंग्स। हमारी जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, उसमें तकरीबन 300 मिलियन अल्वियोलाई ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये होती हैं। तो इनको अगर आपस में मिला के इसको एक्सपेंड कर दिया जाए तो इसका जो एरिया बनता है वो तकरीबन एक टेनिस कोर्ट के बराबर होता है। ये जो अल्वियोलाई है इसको अगर हम खोल लें, इनके मेम्ब्रेन्स को आपस में मिला दे और एक्सपेंड कर ले किसी कारपेट की तरह, तो ये जो एरिया बनाता है दैट इज लाइक
टेनिस कोर्ट, ये टेनिस कोर्ट का आपको जो एरिया नजर आ रहा है, इतना बड़ा ये एरिया बनाता है। तो अब रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए एक लार्ज सरफेस एरिया जो है रेस्पिरेशन के लिए वो चाहिए। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी ऑक्सीजन, ये जो गैसेस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उसका जो कांटेक्ट होता है रेस्पिरेटरी सरफेस के साथ वो ज्यादा होता जाएगा। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी ज्यादा मकदार में गैसेस कांटेक्ट में आएगी और ज्यादा डिफ्यूज होगी। ये भी आम समझ में आने वाली बात है कि जितना सरफेस एरिया कम होता है कम गैसेस कांटेक्ट में आती होगी, और अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो गैसेस ज्यादा कांटेक्ट में आती होगी। तो इसके लिए जो लार्ज सरफेस एरिया है वो भी हमारी लंग्स में मौजूद है। देन वी डिस्कस अ गुड ब्लड सप्लाई। अब रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सरफेस जो है इसके लिए एक बेहतरीन ब्लड सप्लाई की जरूरत है। तो गैसेस जैसे ही मुंह या नाक के जरिए अंदर जाती हैं तो यहाँ से होके फिर लंग्स तक जाती है, और लंग्स में यहाँ पे फिर जो क्लस्टर्स है अल्वीलाई उस तक गैसेस जाती है। ये आपको यहाँ पे इस पिक्चर में नजर आ रहा है कि ये गैसेस फिर यहाँ से होके अल्वीलाई तक आ जाती है, और अल्वीलाई और कैपिलरीज के बीच ये वही एरिया है जहाँ पे एक्सचेंज होता है। तो अल्वीलाई तक जैसे ही गैसेस चली जाती है तो वहां से ये कैपिलरीज में डिफ्यूज होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ने फिर सारे सेल्स तक पहुंचना होता है, और जो चीज इसे पहुंचा देता है वो ब्लड है। तो इट शुड हैव अ गुड ब्लड सप्लाई। जितनी ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी उतनी ही मैक्सिमम लेवल पे ये ऑक्सीजन कैरी करेगा। तो अगर ब्लड सप्लाई कम होगी, ब्लड कम होगा, तो ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी, ऑक्सीजन कैरिंग जो कैपेसिटी है वो कम होगी। तो ये दिस इज मैंडेटरी। सो ये आपको मैं पिक्चर में दिखा रहा हूँ कि किस तरह ये अल्वीलाई के ऊपर कैपिलरीज का एक जाल होता है, अ नेट ऑफ कैपिलरीज, अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये इतनी ज्यादा होती है कि तकरीबन हर अल्वीवलस तक कैपिलरीज पहुंच चुकी होती है और इनमें इनके साथ कांटेक्ट में होती है। जैसे ही गैसेस यहाँ पे आती है तो वो डिफ्यूज हो जाती है कैपिलरीज को, और कैपिलरीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो अल्वीलाई में चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जो ऑक्सीजन होता है वो फिर कैपिलरीज में चला जाता है। देन वी डिस्कस द गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म। ये रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए एक और जो जरूरी चीज है दैट इज अ गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म। अब वेंटिलेशन क्या है? हमारे कमरों में जो खिड़कियों और विंडोज का जो सिस्टम होता है, सो दैट इज आल्सो वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मतलब कमरे में जो गैसेस, वेंटिलेशन ये खिड़कियों के जरिए हवा अंदर आती है और फिर उसके जरिए बाहर चली जाती है। तो इस तरह हमारी बॉडी में या एनिमल बॉडी में वेंटिलेशन का मतलब होता है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, द ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। तो उसके लिए एक बेहतरीन सिस्टम होना चाहिए ताकि हवा आसानी के साथ अंदर बॉडी में चली जाए और फिर बॉडी से बाहर चली जाए। तो किस तरह होता है? सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर के किस तरह हमारी बॉडी में एक बेहतरीन वेंटिलेशन सिस्टम होता है। सो ये फिर एक अलग टॉपिक है कि वेंटिलेशन के दौरान ब्रीदिंग इन जब हम करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो उसके दौरान की क्या होता है। तो जो रिब्स है उसमें फिर इंटरकोस्टल मसल्स है और फिर डायफ्राम है, तो ये किस तरह काम करते हैं। जब ब्रीदिंग आउट के दौरान ये रिब्स, इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम ये क्या काम करते हैं, तो ये बाद में हम चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट the respiratory system or properties of a respiratory surface। तो आगे जाके मजीद एक टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।